हेलो एवरीवन, डीबीएस के इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस जिसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन। हिंदी में इसका अर्थ होता है संयोजन। सिंथेसिस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कैसे दो अलग अलग या दो से अधिक अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें यही सीखना है कि दो अलग अलग या दो से अधिक अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है और कैसे एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो सीखने से पहले थोड़ा सा इन तीनों प्रकार के सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि अर्थ के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो भी 3 प्रकार के सेंटेंस लिखे गए हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर अर्थात बनावट के आधार पर होते हैं। तो कोई सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, इसका पता कैसे चलेगा? तो यही अभी थोड़ी देर में आप लोग सीख जाओगे। तो कोई सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, उस सिंपल सेंटेंस होने के लिए जरूरी है कि उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक मेन वर्ब। एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस होने के लिए जरूरी कि एक सब्जेक्ट हो और एक मेन वर्ब हो, अर्थात सिंपल सेंटेंस हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। आप लोगों को पता होगा क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज और तीसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो सिंपल सेंटेंस हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज में होता है और प्रिंसिपल क्लॉज होने के लिए एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब चाहिए। तो सिंपल सेंटेंस में हमेशा जो सेंटेंस की मेन वर्ब होगी वो एक ही होगी, बाकी जीरो इंफिनिटिव पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। तो सिंपल सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब जरूरी है, अर्थात एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब सिंपल सेंटेंस के लिए जरूरी है, अर्थात सिंपल सेंटेंस हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज में आता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात मिश्रित वाक्य। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने के लिए जरूरी है कि उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इस साथ ही साथ इन दोनों क्लॉज के बीच में एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का होना जरूरी है, तभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो हमने सीखा क्या कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने के लिए जरूरी है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और बीच में सबऑर्डिनेट क्लॉज का सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो। कंजक्शन में जाके पढ़ लीजिएगा, 2 तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज ही होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनेगा। तो जरूरी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने के लिए जो चीजें जरूरी है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तब जाके मिश्रित वाक्य का निर्माण होता है। उसके बाद आता है कंपाउंड सेंटेंस अर्थात संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस होने के लिए जरूरी है कि 2 प्रिंसिपल क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा 2 प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज, और इन 2 प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहता है। हमेशा 2 प्रिंसिपल क्लॉज के दरमियान जब कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस में रखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस हमेशा बराबर रैंक में होता है, उसकी श्रेणी बराबर होती है, कोई कम ज्यादा नहीं होता। जब ये प्रिंसिपल क्लॉज है अर्थात डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद भी डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इन दोनों के दरमियान यदि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो उसके द्वारा हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ये चीजें बाद में हम लोग सीखेंगे किसी दूसरी वीडियो में, लेकिन आज इस वीडियो सेशन में हमें सीखना है कि सिंपल सेंटेंस, कि सिंपल सेंटेंस बनता कैसे है, कि कैसे 2 अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, उसके नियम क्या है, रेगुलेशन क्या है। तो आज इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम चलते हैं कि कैसे 2 अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो आज का जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का वो है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस।
साधारण वाक्य का निर्माण, ये इस वीडियो सेशन का आज का मुख्य टॉपिक है। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में हमें ये सीखना है कि दो अलग अलग, दो सेपरेट, दो या दो से अधिक अलग अलग वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। तो जो इसमें पहला नियम है, रूल फर्स्ट में है पार्टिसिपल का यूज करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि पार्टिसिपल क्या होता है। नहीं पता है तो आज जान लीजिए। पार्टिसिपल ऐसी क्रियाएं जो वर्ब और एडजेक्टिव, जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें, ऐसी क्रियाएं जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें, वो पार्टिसिपल कहलाती है। आई होप आप लोगों को पता होगा कि वर्ब किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं। जिसे किसी कार्य का करना होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। एडजेक्टिव जो किसी नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, जो किसी नाउन प्रोनाउन के लिए आए, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो पार्टिसिपल क्या है? वह क्रियाएं जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें, उन्हें हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो आप लोगों ने पार्टिसिपल के बारे में जान लिया। हम लोगों को पढ़ना गया फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। अब हमें ये देखना है कि पार्टिसिपल का यूज कैसे होता है दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो जो इसकी पहली शर्त है, जो अलग अलग दो सिंपल सेंटेंस दिए गए, जैसे यहां पर सी सा आ स्नेक, पहला सेंटेंस है। दूसरा है सी रैन अवे विथ फियर। दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस दिए गए। पार्टिसिपल का यूज तब होता है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जब दो अलग अलग दिए गए सिंपल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो बराबर होना चाहिए, सेम। दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है वो सेम होने चाहिए, और जो उसकी फाइनाइट वर्ब है, जो उसकी फाइनाइट वर्ब है वो अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग। पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए जरूरी है कि जो अलग अलग दिए गए दो सिंपल सेंटेंस, उसका जो सब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए, जो फाइनाइट वर्ब है वो अलग अलग होनी चाहिए। यदि सब्जेक्ट सेम नहीं है तो पार्टिसिपल का यूज नहीं होगा। ठीक, तो ये दो कंडीशन जान गए आप लोग। यहाँ पर दो सेंटेंस लिखा गया, शीशा स्नेक, उसने एक सांप देखा, सी रैन अवे विथ फियर, वह डरकर भाग गया। यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस में दो कार्य हुए हैं। पहला है सांप देखने का, दूसरा है डरकर भागने का। तो इस सेंटेंस से पता ये चल रहा है कि एक कार्य के तुरंत बाद कोई दूसरा कार्य हो रहा है। ठीक, तो इसको यहीं पर ड्रॉप करते हैं। अब आते हैं पार्टिसिपल के प्रकार पर। अभी बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अब हमें ये सीखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है, पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है और परफेक्ट पार्टिसिपल बनता कैसे है, और इनका क्या यूज है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल
क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण कैसे होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण कैसे होता है? जो क्रिया का थर्ड फॉर्म है, क्रिया का थर्ड फॉर्म, वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है और इसका प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के रूप में होता है, अभी इस पे चर्चा होगी। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्रिया का जो थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके पहले हैविंग लगाने से बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगाने से बनता है। जो क्रिया का थर्ड फॉर्म उसके पहले हैविंग लगा देने से परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। ठीक, आप लोग समझ गए प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है। क्रिया के साथ एनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? क्रिया का जो थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल में आता है, ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण कैसे होता है? क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले आईएन हैविंग लगाने से, क्रिया का जो थर्ड फॉर्म उसके पहले हैविंग लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। अब इन तीनों का यूज क्या है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में, वो हमें पढ़ना है। चलिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है? वर्ब प्लस आईएनजी। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है हुए या करके। इसका हिंदी अर्थ यही होता है, हुए या करके। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो हम हिंदी अर्थ निकालेंगे ये होगा हुए या करके। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब होता है दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, जब सब्जेक्ट सेम हो, फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, और जो दूसरा कार्य है वो पहले कार्य का फल हो। बहुधा ये देखा गया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज वहीं पर होता है जो दूसरा कार्य होता है बहुधा पहले कार्य का फल होता है, और पहले कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होता है। जैसे अभी सेंटेंस लिखा गया था, शीशा स्नेक, दूसरा वाक्य है सी रैन अवे विथ फियर। शीशा स्नेक सी रैन अवे विथ फियर। ध्यान ये देना है, जो कार्य पहले हुआ है उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए तब किया जाता है जब सब्जेक्ट सेम हो, जब एक के तुरंत बाद कोई दूसरा कार्य हुआ हो, और जो कार्य पहले हुआ हो उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे। और प्राय ये देखा गया जो दूसरा कार्य होता है वो पहले कार्य का फल होता है। यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस लिखे गए, शीशा इसने उसने एक सांप देखा, सी रैन अवे विथ फियर, और डर कर भाग गई। तो सीधी सी बात है, कोई सांप देख करके ही डर कर भागेगा या देखते हुए डर करके भागेगा। तो सब्जेक्ट भी सेम है, फाइनाइट वर्ब अलग अलग है, जो दूसरा कार्य हो पहले कार्य का फल है। तो जो कार्य इसमें पहले हुआ है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो ये सा है, ये मेन वर्ब है। ठीक, अब इसमें जब हम आईएनजी जोड़ेंगे हो जाएगा सीइंग, सीइंग अ स्नेक, कामा सी रैन अवे विथ फियर। ये आपका एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो गया। सीइंग अ स्नेक सी रैन अवे विथ फियर। सांप को देख करके या सांप देखते हुए सी रैन अवे विथ फियर। देखिए सिंपल सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट एक है, मैंने बताया था ना कि सिंपल सेंटेंस होने के लिए एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब। तो सीइंग अ स्नेक ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सांप को देख करके, सी सब्जेक्ट, रैन ये मेन वर्ब है, एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब, सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है हुए या करके।
ठीक। पार्टिसिपल का यूज तब होता है जब सब्जेक्ट सेम हो, फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, ठीक, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल पर। आई रीच्ड होम पहला वाक्य, दूसरा है आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। दो अलग अलग सेंटेंस दिए गए। पहला आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, दूसरा आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। हमने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज वहां पर होगा जहां पर सब्जेक्ट सेम हो और बहुधा या प्रायः जो दूसरा कार्य वो पहले कार्य का फल होता है और एक के तुरंत बाद दूसरा कार्य होता है। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, उसके बाद मैंने क्या किया, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैंने आप अपने कपड़े बदले। तो सीधी सी बात है, कोई घर पहुंचेगा तभी कपड़े बदलेगा, ऐसा नहीं कोई पहले कपड़े बदले उसके बाद घर पहुंचे। तो जो कार्य पहले होगा, ये इतना ध्यान देना है, जो कार्य पहले होगा उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो आई रीच्ड होम, यही कार्य पहले हो रहा है। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, उसके बाद मैंने कपड़े बदले ना। तो इसको जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, रीचिंग, रीचिंग होम, अर्थात घर पहुंच करके या घर पहुंचते हुए, कामा आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। ठीक, इसके बाद एक और एग्जांपल है, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक फूड। दो अलग अलग वाक्य लिखे गए हैं। आई वॉज हंग्री, आई टुक फूड, मैं भूखा था, मैंने भोजन ग्रहण किया। एक कार्य पहले हो रहा है, एक कार्य बाद में हो रहा, सब्जेक्ट सेम है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज वहीं पर होना है जहां पर जो दूसरा कार्य है वो पहले के तुरंत बाद हो, अर्थात पहले कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो। और बहुधा ये देखा गया है कि जो दूसरा कार्य होता है पहले कार्य का रिजल्ट होता है, फल। तो आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक फूड, मैंने खाना ग्रहण किया या मैंने खाना खाया, कहने का तात्पर्य यही, आई टुक फूड। तो थोड़ी सी और इसमें एक चीज सीख लीजिए, आप लोग ग्रामर में पढ़े होंगे, ये बी क्रिया होती है, बी क्रिया में इज, एम, आर, वाज, वेयर। इज एम आर प्रेजेंट में आता है, वाज वेयर पास्ट में आता है, थोड़ा सा ध्यान देना। इज एम आर वाज वेयर ये प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए। जब इनका यूज मेन वर्ब में होता है तो इनका पार्टिसिपल बनाने के लिए बीइंग का यूज होता है। किसका यूज होता है, बीइंग का। इज एम आर वाज वेयर यदि मेन वर्ब में है, हेल्पिंग वर्ब में नहीं, मेन वर्ब में है, तो पार्टिसिपल में इन्हें बदलने के लिए बीइंग का यूज होता है। ठीक, तो आई वाज हंग्री, यहाँ पर वाज मेन वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में नहीं है। आई वाज हंग्री, मैं भूखा था। तो हमेशा ध्यान देना, यदि वाज वेयर इज एम आर मेन वर्ब में है तो पार्टिसिपल में बदलने के लिए बीइंग का यूज होता है। आई वॉज हंग्री, आई टुक फूड, मैं भूखा था, मैंने भोजन ग्रहण किया। सब्जेक्ट सेम है, एक के बाद तुरंत दूसरा कार्य हो रहा है, तो क्या होगा, बीइंग हंग्री।
कमा आई टुक फूड, फुल स्टॉप। अर्थात भूखे हो करके आई टुक फूड, मैंने भोजन ग्रहण किया। तो जाहिर सी बात है कोई इंसान भूखा होगा उसके बाद ही खाना खाएगा। ठीक, तो एक काल पहले हो रहा, दूसरा बाद में। देखिए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो गया। ये दो अलग अलग सीक्रेट सिंपल सेंटेंस थे, इसको मिलाकर एक सिंपल बनाना था पार्टिसिपल का यूज करके। वो भी कौन से पार्टिसिपल का? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो बीइंग हंग्री, भूखे हो करके, आई टुक फूड, मैंने भोजन ग्रहण किया। ठीक, इसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल बनता कैसे है? जो वर्ब है उसका जो थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। और ये किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का कार्य करता है। क्रिया का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है और एडजेक्टिव का काम करता है। हम सभी को पता है कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसी के लिए आता है, उसी की विशेषताओं को बतलाता है। तो क्रिया का जो थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो इसके प्रयोग से हम कैसे दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे, तो वही सीखना है। जैसे आई फाउंड माई पेन, वाक्य है पहला, आई फाउंड माई पेन। दूसरा वाक्य है इट वॉज लॉस्ट। दो अलग अलग वाक्य लिखे गए हैं। आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। मैंने अपनी कलम पाई, इट वॉज लॉस्ट, खोई हुई थी। थोड़ा सा ध्यान देना इसमें कि जो पास्ट पार्टिसिपल है वो क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है और एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो एडजेक्टिव किसका कार्य करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। तो इसमें जो क्रिया का थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, ये किसकी विशेषता बतला रहा है? पेन की। आई फाउंड माई पेन, मैंने अपनी कलम पाई। उस कलम की जो विशेषता क्या? इट वॉज लॉस्ट, खोई हुई। कलम की विशेषता क्या है? कलम खोई हुई थी। जो हम इसको हम कंबाइन करेंगे, तो हम इसको जब कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे आई फाउंड, ये लॉस्ट पास्ट पार्टिसिपल है अर्थात एडजेक्टिव का काम करेगा। तो एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है। तो एडजेक्टिव यदि जिसके लिए आया है, जिस नाउन प्रोनाउन के लिए आया, तो उसके पहले हम लिखेंगे, बाद में भी लिखा जाता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव भी एडजेक्टिव के अंतर्गत। आई फाउंड, मैंने पाई, क्या पाई? माई लॉस्ट पेन। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, अर्थात मैंने अपनी खोई हुई पेन पाई। बन गए एक सिंपल सेंटेंस, दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस से। ठीक, और भी वाक्य है। जैसे रमेश सा अ सोल्जर, रमेश सा अ सोल्जर। ही वॉज माउंटेड। तो अलग अलग वाक्य लिखे गए, ये पहला, ये दूसरा। रमेश सा सोल्जर, ही वॉज माउंटेड। रमेश ने एक सिपाही को देखा, एक सैनिक को देखा, सोल्जर योद्धा। उस सोल्जर की क्या विशेषता? ही वॉज माउंटेड, वह घायल था। ठीक, तो जो इसमें पास्ट पार्टिसिपल है बाउंडेड क्रिया का जो थर्ड फॉर्म है, किसकी विशेषता बतला रहा है? सोल्जर की। तो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो हम इसको किसके आगे रखेंगे? सोल्जर के आगे। सोल्जर क्योंकि नाउन है, सोल्जर का मतलब सिपाही, कॉमन नाउन है। तो इसको हम कंबाइन करेंगे, क्या हो जाएगा? रमेश सा अ बाउंडेड
वाउंडेड सोल्जर, ये बन गया आपका एक सिंपल सेंटेंस। और एक वाक्य देखिए, जैसे मोहन लॉस्ट हिज पर्स, मोहन लॉस्ट हिज पर्स। दूसरा वाक्य है he searched for it, मोहन लॉस्ट हिज पर्स, he searched for it, मोहन ने अपनी पर्स खो दी। he searched for it, उसने इसके लिए तलाशी भी की। तो मोहन ने किसके लिए तलाशी की? अपने पर्स के लिए, अपने खोई हुई पर्स के लिए की। तो जो उसकी तलाशी की विशेषता क्या, उसने तलाशी किसकी की? मोहन ने तलाशी किसकी की? अपने खोए हुए पर्स की। तो यहाँ पर हमने बताया कि पार्टिसिपल के प्रयोग में ये ध्यान देना है कि जो कार्य है वो एक दूसरे के बाद होते हैं। तो चीज जहन में रखे रहे ना। मोहन लॉस्ट हिज पर्स, मोहन ने अपनी पर्स खो दी। ही सर्च्ड फॉर इट, उसने इसके लिए तलाश की। तो मोहन ने किसकी तलाशी की? तो हम लिख सकते हैं ना, मोहन, ध्यान देना सब्जेक्ट सेम, जो ही है वही मोहन है। ठीक, ऐसा नहीं कि यहाँ मोहन लिखा तो मोहन वहाँ भी लिखा होना चाहिए। देखिए जो प्रोनाउन है उसे हम नाउन इंडिकेटर कहते हैं। ठीक, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमें नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ताकि जो नाउन है उसका रिपीटेशन ना हो। और प्रोनाउन क्या होता है? ये नाउन इंडिकेटर। नाउन क्या होता है? अ नेमिंग वर्ड। ठीक, तो मोहन सर्च्ड, मोहन सर्च, मोहन ने तलाश की। किसकी तलाश की? फॉर हिज लॉस्ट पर्स, मोहन ने अपने खोए हुए पर्स की तलाश की। ठीक, मोहन लॉस्ट हिज पर्स, ही सर्च फॉर इट। इसका जब कंबाइन करेंगे हम बनेगा मोहन सर्च, मोहन ने तलाश की, फॉर हिज लॉस्ट पर्स, अपने खोए हुए पर्स की। इसके बाद नंबर आता है परफेक्ट पार्टिसिपल का। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल बनता कैसे है? हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण कैसे होता है? जो क्रिया का थर्ड फॉर्म उसके पहले हैविंग लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। मान लीजिए यदि कोई वाक्य पैसिव वॉइस में है तो उसका निर्माण कैसे होगा? हैविंग के साथ बीन लगाकर, हैविंग प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो। अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज तब होता है दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, जब कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। पूर्ण रूप से, परफेक्ट भाई, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, उसके तुरंत बाद कोई दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। ठीक, और जो कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होना दिखाता है, या जो फाइनाइट वर्ब या जो क्रिया कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त होना दिखाती है, उसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है, शी हैज completed his written work
दूसरा वाक्य है शी वेंट टू मार्केट। शी वेंट टू मार्केट। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज तब होता है दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तो वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। She has completed his written work। उसने अपना लिखने का कार्य पूर्ण किया या पूरा कर चुकी है। She went to market, वह बाजार गई। ठीक, सब्जेक्ट सेम है, पार्टिसिपल का यूज वहीं पर होता है जहां पर सब्जेक्ट सेम हो। तो इसको हम कंबाइन करेंगे, तो एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है, उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा है। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे होता है, हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, हैविंग कंप्लीटेड यहां हर रहेगा, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटेन वर्क, comma she went to market। तो आपको ध्यान ये देना है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज तब होता है जब ये कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो। जैसे था सी हैज कंप्लीटेड हर रिटेन वर्क, सी वेंट टू मार्केट। हम कह सकते हैं ना हैविंग कंप्लीटेड हर रिटेन वर्क, अर्थात अपना लिखने का कार्य पूरा करने के बाद सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। ठीक, अब एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाए। जैसे वाक्य है he was punished, he was punished by his teacher। दूसरा वाक्य है he felt sorry, he was punished by his teacher, he felt sorry। उसे अध्यापक के द्वारा दंड मिला, उसने गलती का एहसास किया। तो हम कह सकते हैं ना कि अध्यापक के द्वारा दंड मिलने के बाद उसने गलती का एहसास किया। तो एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जा रहा है, उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा है। ठीक, इंसान को जब तक दंड नहीं मिलता तब तक उसे गलती का एहसास नहीं होता, चाहे वो ईश्वरीय दंड हो या मानवीय दंड हो, लाइक कोरोना। जब इसको हम कंबाइन करेंगे, ये वाक्य पैसिव वॉइस में है, ध्यान दीजिएगा। तो पैसिव वॉइस में यदि कोई वाक्य है तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है हैविंग के साथ बीन लगाने से ना। कि जब इसको हम कंबाइन करेंगे, जब ये कंबाइन होगा, ठीक, क्या हो जाएगा, हैविंग बीन, क्योंकि ये वाक्य पैसिव वॉइस में, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट, यहां कामा रहेगा, ही फेल्ट सॉरी। ठीक, तो अध्यापक के द्वारा दंडित होने के बाद उसने अपनी गलती का एहसास किया। और एक नियम है इसमें, यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग वाक्य ऑब्जेक्ट के लिए हो,
यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के लिए हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद। ध्यान दीजिएगा, यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए अर्थात वाक्य के ऑब्जेक्ट के लिए, दो अलग अलग वाक्य दिए जाएंगे, उनमें से किसी वाक्य ऑब्जेक्ट के लिए है तो उस प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। जैसे आयशा मोहन, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य he was using his neighbor, GHBOUR। दो अलग अलग वाक्य दिए गए। आयशा मोहन, मैंने मोहन को देखा, he was abusing his neighbor, वो अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा था। आयशा मोहन he was abusing his neighbor, मैंने मोहन को देखा, वो अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा। तो इस मोहन का सब्जेक्ट किससे है? abusing his neighbor से। यही दो नियम है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए, वाक्य ऑब्जेक्ट के लिए हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो वाक्य का ऑब्जेक्ट कौन है? मोहन। आयशा मोहन, मैंने किसको देखा? मोहन। मोहन ही तो ऑब्जेक्ट है। तो ही वाज abusing his neighbor, वो अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा। जो इसमें पार्टिसिपल है abusing his neighbor, किसके लिए आया? मोहन के लिए आया ना, तो इसको हम मोहन के बाद लिखेंगे, बस ये इतना ध्यान देना है। तो जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आयशा मोहन abusing his neighbors। आयशा मोहन abusing his neighbor, मैंने मोहन को अपने पड़ोसी को गाली देते हुए देखा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुए करके आता है। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, abusing his neighbors, abusing his neighbor, अपने पड़ोसी को गाली देते हुए आयशा मोहन, मैंने मोहन को देखा। किसी तरह से बनाओगे सही होगा, लेकिन जो नियम है यही कि उसको ऑब्जेक्ट के बाद लिखिए। तो ऑब्जेक्ट के बाद भी आप लिख दीजिए तब भी सही है, पहले शुरुआत में ही लिख देंगे तब भी सही है। ठीक। और एक वाक्य देखिए, जैसे है a funny fox saw some grapes। दूसरा वाक्य है they were hanging in a mine। they were hanging in a mine, they were hanging from a mine, नहीं, माइन का मतलब होता है लता। आई a funny fox saw some grasses, a funny fox saw some grapes, एक चालाक लोमड़ी ने कुछ अंगूरों को देखा। उन अंगूरों की जो विशेषता है क्या? they were hanging from a vine, वो एक लता से लटक रहे थे। ठीक। अब थोड़ा नियम पर आ जाओ। यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए आया है तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। a funny fox saw some grapes, ये जो ग्रेप्स है ऑब्जेक्ट के लिए, तो दूसरा वाक्य आया है, ये ऑब्जेक्ट को ही तो मॉडिफाई कर रहा है। they were hanging from a vine, कहाँ से लटक रहे थे अंगूर? किसी लता से लटक रहे थे।
इसको हम कंबाइन करेंगे तो यही तो बनेगा, अ फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स। हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। आइस अ फनी फॉक्स saw some grapes hanging from a vine। अर्थात एक चालाक लोमड़ी ने कुछ अंगूरों को देखा, हैंगिंग फ्रॉम वाइन, एक लता से लटकते हुए। अब इसको आगे भी लिख सकते हो, हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, एक लता से लटकते हुए, अ फनी फॉक्स saw some grapes, एक चालाक लोमड़ी ने कुछ अंगूरों को देखा।